हेलो बच्चों, मैं आज आपको प्रगति मंत्र की तरफ से साइंस का पोर्शन पढ़ाऊँगा आपको। उसमें मैं आपको सबसे ज़्यादा ब्लड के बारे में पढ़ाऊँगा, ब्लड के क्वेश्चन कराऊँगा, क्योंकि जो आपके यूपी पैड्स वगैरह के एग्ज़ाम में और यूपी ट्रिपल ई के एग्ज़ाम में जो आपके सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, उनके बारे में सब डिटेल से बताऊँगा मैं। तो आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं ब्लड। तो मज़ा भी आएगा पढ़ने में। सिर्फ आप वीडियो को पसंद ना करना, सिर्फ वीडियो को आप सिर्फ देखना, और देखना तो मैं मुखा जवानी याद करा दूँगा। इसके बाद हम पढ़ते हैं ब्लड के बारे में। अब हम देखते हैं ब्लड को क्या कहते हैं। हम आपको जानते हैं कि हमारी भाषा की अगर हमारी भाषा की बात करें तो हम ब्लड को क्या कहते हैं, रुधिर कहते हैं। और अगर हम साइंस की भाषा में बात करते हैं, साइंस की भाषा में अगर देखा जाए तो हम इसे क्या कहते हैं, सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी कहते हैं। कि कौन क्या सेरोलॉजी और हेमेटोलॉजी कहते हैं साइंस की भाषा में, और हम इसी पे अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात शुरू करते हैं ब्लड को। ब्लड आपका क्या है, एक प्राकृतिक कोलाइडल है। ब्लड क्या है आपका, एक प्राकृतिक कोलाइडल है ब्लड। ठीक है, समझ गए आपकी। ब्लड क्या होता है, एक आपका प्राकृतिक कोलाइड होता है। प्राकृतिक का मतलब होता है नेचुरल, और कोलाइडल का मतलब होता है, जैसे कि आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि एक आप अपने घर पे चाय बनाते हो। चाय बनाने में आपने देखा होगा कि जब आप पूरे बर्तन में एक चाय बन के पक तैयार हो जाती है, तो उसे आप क्या करते हैं, एक छन्नी के माध्यम से, यानी छन्नी के द्वारा, यानी छन्नी के माध्यम से आप उसे छानते हो। तो आपने देखा होगा जब आप उसे छानते हो तो उसमें आपने चाय पत्ती देखी होगी कि ऊपर रह जाती है। जो चाय पत्ती होती है वो ऊपर रह जाती है, और जब इसके बाद जितना भी लिक्विड फॉर्म होता है वो आपके नीचे चला जाता है। तो ऐसे आपका क्या है, कोलाइडल। और ये क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको पता है कि आपके रुधिर में क्या होता है, बहुत सारे पार्टिकल्स पाए जाते हैं, बहुत सी पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि आपके आरबीसी की बात करता हूँ मैं, आरबीसी, आपकी डब्ल्यूबीसी, आपकी प्लेटलेट, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बहुत सी चीज़ें होती हैं। उन सब की बात करता हूँ कि वो सब चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। ठीक है, और ये क्या होता है, एक प्राकृतिक कोलाइडल होता है। अब इसके बाद हम करते हैं क्या, संयोजिक ऊतक। संयोजिक ऊतक क्यों इसे माना गया है, संयोजिक ऊतक इसलिए माना गया है जो कनेक्टिव टिश्यूओं से मिलकर बना है। ये क्या है, ये एक दूसरे से कनेक्टिव, यानी कि एक दूसरे से जुड़ी हुई टिश्यूओं के से मिलकर बना है। ठीक है, अब हम बात करते हैं, चलो हम इसके पीएच मान की बात कर लेते हैं। तो अगर हम पीएच मान की बात करेंगे तो पीएच मान इसका कितना होता है, 7.4 याद रखना, 7.4 होता है। इसलिए होता है क्योंकि हमें पता है कि जब तक हमारा एसिड होता है, एसिड का हाईएस्ट कितना होता है, 7.0 होता है। एसिड का जो हमारा अम्ल होता है, अम्ल के मान की बात करते हैं तो कितना होता है, 7.0 होता है। वहीं अगर हम क्षार की बात करें जो हमारा बेस होता है, तो वो 7.1, 7.2, जितना भी नंबरिंग बढ़ती जाएगी तो इसके बाद वो क्षार में जाता है। तो और हमारे रुधिर में कितना पाया जाता है, 7.4 पाया जाता है। तो 7.4 पाया जाएगा हमारे रुधिर में, तो क्या होगा, वो एसिड से तो ज़्यादा है ना। जब एसिड से ज़्यादा है तो क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा। तो हम उसे क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। कि हमारे जो रुधिर है, हमारे रुधिर का पीएच मान कितना है, 7.4। ठीक है, समझ गए, 7.4 होता है। अब हम इसकी बात करते हैं। अब तुम्हें पता है कि अगर हम मानव की बात करते हैं तो मानव में देखो दो पाए जाते हैं। मानव के यानी कि अगर देखा जाए तो मानव में 3 प्रजाति होती हैं, लेकिन उनमें 3 प्रजाति हम चलो 2 प्रजाति को लेते हैं। एक देखो आपका नर होता है, और एक आपका क्या होता है, मादा होता है। एक आपका नर होता है, एक मादा होता है। एक इनफर्टाइल कपल्स होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। लेकिन नर और मादा को हम देखते हैं। नर मादा में कौन होता है, आप जानते हो नर जो बच्चे देता है, जो शुक्राणु पैदा करता है, और मादा जानते हो कि जो अंडे देता है। ठीक है, तो अब हम इसकी बात करते हैं नर की। तो उसमें हम नर की बात करेंगे कि आपके मेल की बात करते हैं। तो मेल में कितना पाया जाता है, 5.5 लीटर पाया जाता है। कितना, 5.5 लीटर प्रेजेंट होता है ब्लड। और अगर फीमेल्स की बात करते हैं तो 5 लीटर पीता है। फीमेल्स की बात करते हैं तो कितना, तो 5 लीटर ही होता है। क्यों, अब ये तो नेचुरल है, ये नेचुरल सब प्राकृतिक चीज़ें हैं कि क्यों है, इसके पीछे रीजन बाद में हम जानेंगे। लेकिन हम इतना सब याद रखेंगे कि हमारा कितना 5 लीटर होता है। और इसका अगर हम बात करते हैं मेल में तो 5.5 लीटर होता है। तभी लोग कहते हैं कि हमें इसको समझ गए होगा कि कौन खून किसका पीता है। अब निर्माण की बात करते हैं कि अगर फॉर्मेशन ऑफ द ब्लड, ब्लड का निर्माण कहाँ कहाँ होता है। अगर देखो हम चलो एक एग्जाम्पल लेता हूँ। आपने कभी किसी माँ को बच्चे को जन्म देते हुए देखा होगा। तो जब वो भ्रूण होता है, जब आपका भ्रूण होता है तो उसके आपने देखा होगा कि जो उसका नाभि होती है, जैसे हम क्या कहते हैं अपनी भाषा में
नाभि कहते हैं ना, गुद्धि कहते हैं, तो उसमें क्या होता है, एक अम्बिलिकल कॉर्ड, एक नली जुड़ी होती है, और वो किससे जुड़ी होती है, माँ के प्लेसेंटा से जुड़ी होती है। जो माँ का प्लेसेंटा होता है उससे जुड़ी होती है, जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, वो जुड़ी हुई होती है। तो उस टाइम पे जब अम्बिलिकल कॉर्ड जुड़ी हो और माँ के जो आपका बच्चा है, जो माँ का बच्चा है, वो उसके पेट के अंदर है, ठीक है, तो जब उसमें ब्लड का फॉर्मेशन कब कहाँ होता है, ठीक है, तो याद रखना उसमें ब्लड का फॉर्मेशन आपके लीवर में होता है। जब वो कैसे बोल सकते हैं कि एम्ब्रियो जब होता है, जो हमारा भ्रूण होता है, भ्रूण में कहाँ ब्लड बनता है, तो भ्रूण की बात करते हैं तो भ्रूण में लीवर में ब्लड बनता है। और जबकि हम अगर बैक्स मनुष्य की बात करते हैं, एडल्ट ह्यूमन की बात करेंगे, तो एडल्ट ह्यूमन में क्या होगा बेटा, बोन मैरो। बोन मैरो जानते हो, अस्थि मंजा, नहीं जानते हो, बता देता हूँ। आपने कभी हड्डी को देखा, हड्डी को कभी अगर आपके पास मिले या कहीं देखा हो, तो उसमें देखना कि हड्डी जब तोड़ते हैं तो उसके अंदर कुछ पार्टिकल्स भरे हुए होते हैं। जैसे एक हड्डी है, मैंने इसको तोड़ा तो इसके अंदर दोनों साइड देखना कि एक पार्टिकल कुछ रेड रेड से भरा रखा होगा, उसमें भरा हुआ होता है, ठीक है, तो वो क्या होता है, वो अस्थि मंजा होता है। और अस्थि मंजा बोन मैरो को कहते हैं, यानी कि वो, और उसी में क्या होता है, आपका रुधिर का फॉर्मेशन होता है, यानी कि आपका रुधिर यानी कि रक्त बनता है। अब हम बात करते हैं प्लीहा की। प्लीहा क्या होता है कि स्प्लीन क्या होता है आपका, कि इस प्लीहा, देखो प्लीहा को कहते हैं हम ब्लड बैंक। जैसे कि हम क्या होता है कि हम घरों में रहते हैं, घरों में कौन रहता है, मानव रहता है, इस पर क्या आपके प्लीहा में कौन रहता है, आपके प्लीहा में कौन रहता है, ब्लड रहता है। या हम इसे कह सकते हैं ब्लड का स्टोर रूम, वो स्टोर कह सकते हैं, ब्लड का यहाँ पे सबसे ज़्यादा कलेक्शन किया जाता है, सबसे ज़्यादा स्टोर किया जाता है। और इसी को हम इसलिए हम इसी नाम से ब्लड बैंक के नाम से इसे जानते हैं। अब इसे हम क्या कहते हैं, ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, क्योंकि जहाँ पे तुम्हारे जितने भी ब्लड के जितने आरबीसी वगैरह हैं, वो सब क्या आती हैं, वो ग्रेवयार्ड में ही अपने प्राण त्यागती हैं, ग्रेवयार्ड में ही आके अपने प्राण त्याग देती हैं। यानी कि बोल सकते हैं कि आरबीसी का भी हम क्या बोल सकते हैं, आरबीसी का भी यही कब्र है, आरबीसी की भी कब्र यही है कि वो ग्रेवयार्ड में आती है और वहीं पे आके अपना प्राण को त्याग देती है। तो इसे आरबीसी का भी यानी कि हम कब्र बोल सकते हैं। और हम ऐसे आप समझ गए, स्प्लीन क्या है, जो कि आपकी प्लीहा है, प्लीहा को दो नाम से जानते हैं, ब्लड बैंक और ग्रेवयार्ड के नाम से जानते हैं। ब्लड बैंक क्यों जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारा ब्लड स्टोर होता है, स्टोर रहता है, ठीक है। और ग्रेवयार्ड इनकी एक कब्र होती है, यहाँ पे सभी आरबीसी आती है और यहीं पे आपकी डेथ यानी कि मर जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल कितना पाया जाता है आपके रुधिर में, तो याद रखना बेटा जी, 200 ग्राम पाया जाता है, 200 ग्राम डीएल में, अगर डीएल में ना पाया जाता है ब्लड को, क्योंकि तो 200 ग्राम पाया जाता है उसमें, ठीक है। क्या होता है, आपका 200 ग्राम प्रेजेंट से उपस्थित होता है। और तुम जानते हो कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम और घटता बढ़ता है, लेकिन घटता बढ़ता है तभी है जब हमारी बॉडी से हम अपने यानी कि बॉडी के जो नियंत्रण कंट्रोलिंग ना हो, हमारी बॉडी जब भी कोई बीमारी आती है, कोई ज़्यादा बड़ी बीमारी आ जाती है, तब हमारे कोलेस्ट्रॉल या कोई छोटी बीमारी आ जाती है, जिससे कि हमारे कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल होता है वो घटता बढ़ने लगता है। तो इसलिए हमारे डॉक्टर से बहुत से उपाय देते हैं कोलेस्ट्रॉल से बचने के लिए, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल काम क्या करता है, जो हमारे तरल पदार्थ का डाइजेशन करता है, तरल पदार्थ को नियंत्रण करके रखता है। जितने भी हमारी बॉडी में हम जैसे भांत भांत के खाते हैं, शादी ब्याह में जाते हैं, खूब अच्छा खाते हैं, लेकिन कोलेस्ट्रॉल ना होगा तो वो आपके जो आपका जो जितना ही फैट बसा वगैरह है वो सबको नियंत्रण करके रखता है। अब इसके बाद हीमोग्लोबिन की बात करते हैं। हीमोग्लोबिन क्या चीज़ है, हीमोग्लोबिन को याद रखना बेटा जी, ये आपकी क्या है, ये आपकी एक प्रोटीन है, याद रखो बेटा जी। ये हीमोग्लोबिन क्या है, एक आपकी प्रोटीन है। हीमोग्लोबिन क्या है, ये आपकी प्रोटीन है। और कैसी किस कलर की होती है, रेड कलर की होती है, रेड कलर की होती है, तभी आपके ब्लड का रंग लाल होता है। अगर ये आपकी हीमोग्लोबिन प्रोटीन ना हो तो आपका ब्लड रेड नहीं होगा। और हीमोग्लोबिन होता क्या है, अब देखो हीमोग्लोबिन को हम किस से दर्शाते हैं, Hb से दर्शाते हैं। और हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आपका आयरन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है, आपका आयरन पाया जाता है। याद रखना, तभी हम कहते हैं, जब मूवी में डायलॉग सुने होगा कि मेरा शरीर लोहा से बना है या मेरा शरीर लोहा का है, तो क्या पाया जाता है, सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है उसमें। तभी आपके हीमोग्लोबिन में सबसे ज़्यादा मात्रा, याद रखना बेटा जी, आयरन की होती है सबसे ज़्यादा मात्रा, याद रखना। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि मेल में कितना हीमोग्लोबिन प्रेजेंट उपस्थित होता है और फीमेल्स में कितना हीमोग्लोबिन उपस्थित होता है। तो मेल्स की बात करते हैं, तो मेल्स में आपका कितना, 14 ग्राम, 14 ग्राम कितने में, याद रखो बेटा जी, 100 ग्राम में। 100 ग्राम ब्लड में आपको कितना, 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। 100 ग्राम ब्लड में कितना, 14 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं तो फीमेल्स में भी यही होता है कि 100 ग्राम में 13 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। फीमेल्स में
13 ग्राम होता है और मेल्स में 14 यानी 14 ग्राम्स होता है। ठीक है। अब ऐसे एक बार एक साइंटिस्ट थे, कौन से, आपके विलियम्स हॉर्वे। वो अपने गार्डन में, अपने बगीचे में जो फुलवारी लगी हो, क्योंकि हमारे घरों में क्या होता है कि हम घर के बाहर फुलवारी लगा देते हैं, तो वो अपने गार्डन में फुलवारी लगा रखे थे और उसमें पानी डाल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जब पानी एक जगह से दूसरी जगह फटक के माध्यम से बह रहा है, एक जगह से दूसरी जगह पे फटक के माध्यम से बह रहा है, यानी कि जो पाइप होता है उस पाइप के द्वारा बह रहा है। फिर इसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने देखा कि वो आ कहाँ से रहा था। उसने देखा कि एक पार्टिकल से आ रहा है, यानी कि मोटर से पानी आ रहा है। तो मोटर को उसने हृदय मान लिया कि चलो हृदय से प्रेशर के द्वारा, हृदय प्रेशर दे रहा है, पानी तो हमारी धरती पर होते ही है, तो उसके द्वारा भाई आ रहा है। तो उसने कहा कि ब्लड का सर्कुलेशन, फिर उन्होंने उसी पे अध्ययन कर दिया ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में, और उन्होंने ब्लड के सर्कुलेशन के बारे में अध्ययन किया। तो अगर हम कहेंगे कि रक्त परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो हाँ हम बता सकते हैं कि विलियम हॉर्वे ने। अब हम चलो दोनों पॉइंट हो गए। अब हम इसके बात करते हैं, हम ब्लड के कार्य की बात करते हैं कि ब्लड का कार्य होता क्या है, ब्लड किन किन चीज़ों में कार्य करता है, और इसे यानी कि इसका वर्क क्या है और किन किन चीज़ों में उपयोगी है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ब्लड की। तो ब्लड की अगर हम देखें तो बेटा जी, ब्लड हमारा क्या होता है कि ब्लड का ताप सबसे पहले क्या करता है, ताप नियंत्रण करता है, यानी कि बोल सकते हैं कि टेम्परेचर कंट्रोलिंग करता है, टेम्परेचर को कंट्रोलिंग करता है, टेम्परेचर क्या करता है, कंट्रोलिंग करता है, ताप नियंत्रण करता है। ठीक है। और दूसरा काम क्या होता है, दूसरा काम क्या करता है, पोषण पदार्थों का परिवहन करता है, देखो बेटा जी, पोषण पदार्थों क्या है, मतलब आप एक शहर में रह रहे हो, सपोज मानो कि आप एक शहर में रह रहे हो और आप किसी दूसरे 100 किलोमीटर दूर एक दूसरे शहर में जाना है। आप इस शहर में हो, इस शहर में जाना है, तो आपको यहाँ से कौन ले जाएगा, या तो आपका अगर बाई द ऊपर से जाओगे तो कौन ले जाएगा आपको, यानी कि हेलीकॉप्टर, एरोप्लेन। इसके बाद बाय द रोड से जाओगे तो कौन ले जाएगा, आपको कार ले जाएगी, या फिर बस ले जाएगी। तो आप एक जगह से दूसरी जगह गए, ट्रांसपोर्ट हुआ, एक जगह से दूसरी जगह गए, मतलब समझे नहीं समझे। बस कहाँ पे चली थी, अपने बस स्टैंड से चली, आपको रास्ते में घर पड़ा, उसने आपको लिया और उसने आपको दूसरे शहर छोड़ दिया। ये क्या हुआ, ट्रांसपोर्ट, परिवहन हुआ। एक जगह से तुम दूसरी जगह पे गए, यानी तभी बसों के ऊपर देखना एक लिखा रहता है, जिस गांव की डिपो होगी वहाँ का नाम होगा वो बस का, और उसके पीछे लिखा होगा परिवहन, और लिखा रहता है उत्तर प्रदेश परिवहन। किसी भी स्टेट से हम बिलोंग करते हैं तो उस स्टेट का नाम और उसका परिवहन लिखा रहता है। ठीक है। तो क्या करता है, जो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि हम जब खाना पीना अच्छा खाएंगे तो अच्छे पार्टिकल्स बनेंगे हमारी बॉडी में, अच्छी चीज़ें आएंगी, प्रोटीन वगैरह सब कुछ अच्छा आएगा। तो उसमें जो न्यूट्रिएंट्स अच्छा न्यूट्रिएंट्स होता है उसको क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है। ठीक है। इसके बाद हम करते हैं गैसों का एक्सचेंज करता है। आपको क्या करता है, गैसों का एक्सचेंज करता है। जो आपकी गैस होती हैं, गैसों का क्या करता है, एक्सचेंज करता है गैसों को। सबसे ज़्यादा क्या करता है, एक्सचेंज भी करता है गैसों को। जैसे कि आपको पता है कि आपका जो आप कौन सी गैस लेते हैं, तो आपको पता है कि हम ऑक्सीजन लेते हैं, O2 को लेते हैं और रिलीज किसको करते हैं, CO2 को रिलीज करते हैं। O2 को लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं, यानी कि ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो ये काम कौन करता है, अब ये कहाँ ले जाता है, ये हमारी सेल्स के पास ले जाता है, ये हमारी जो कोशिकाएँ होती हैं उनके पास ले जाता है, और वहाँ पे ये अपने O2 को, ऑक्सीजन को देती हैं, और जो वहाँ से जो खराब CO2 होगी, तो हमारी जो CO2 है, यानी जो कि देखो तुम्हें पता है कोई भी अगर वाहन चलता है, कोई भी गाड़ी चलती है, तो उसे क्या होता है कि डीजल की ज़रूरत होती है। और डीजल जब वो हम जाते पेट्रोल पंप पे, हमने डीजल डराया या पेट्रोल डराया, उसके बाद हम उसे किस में, कार्बन डाइऑक्साइड और अदर गैसों में बना के छोड़ देते हैं इंजन के द्वारा। इंजन जब उसे यूज करता है तो फिर अदर गैसों में उसे रिलीज कर देता है। ठीक है। तो ऐसे ही क्या करता है, जो हमारे कोशिकाएं हैं उन्हें हमें कितना O2 की ज़रूरत होती है, ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और CO2 को छोड़ देती हैं। उसको यूज करते हैं, तो यूज करने के बाद वो गैस कौन सी बन जाती है, CO2, और उसे छोड़ देती है। तो ब्लड क्या करता है, O2 को लेके जाएगा कि भाई तुम इसे ले लो और हमें अपना जो खराब बचा है उसे हम दे दो हमें। तो क्या करता है, वो CO2 को लेकर चला आता है वापस। तो यानी कि गैसों का एक्सचेंज करता है। अब उत्सर्जी पदार्थ देखो, उत्सर्जी पदार्थ का परिवहन भी करता है। क्या करता है, उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं आपके, उत्सर्जी पदार्थों का परिवहन करता है। उत्सर्जी पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि आपके उत्सर्जी पदार्थ की बात करें तो आपका यूरिया, अमोनिया, आयरन, फॉस्फेट, सल्फेट, आपका यूरिक एसिड, ये सभी चीज़ें, अमोनिया वगैरह, ये सभी चीज़ें क्या करती हैं, ये आपके उत्सर्जी पदार्थ हैं। और इनका ट्रांसपोर्ट कौन करता है, ब्लड।
एक पार्ट एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाता है। जैसे सपोज मानो कि तुम्हारे ब्लड में यूरिया की मात्रा बढ़ गई, तो वो क्या करेगा, वो ब्लड को लेगा, ब्लड लेगा और जाएगा किसके पास, किडनी भाई साहब के पास, कहेगा किडनी भाई साहब, एक किडनी दीदी ऐसे करिए, अब हमारे जो अंदर यूरिया भरा है उसे हम फिल्टर कर दीजिए, उसे छान दीजिए, उसे अलग कर दीजिए, हमें आपके साथ में लेके नहीं चलना है। तो वो क्या करती है किडनी, याद रखना, किडनी 100 दिन में 180 लीटर एक दिन में फिल्ट्रेशन करती है। तो किडनी क्या करती है, उस यूरिया को 180 लीटर जब छान देगी एक बार में, तुम्हें पता है कि जब 5.5 लीटर तो ब्लड रक्त था आपका, 5.5 लीटर तो रक्त ब्लड था आपका, और वो कितना एक दिन में फिल्टर करती है किडनी, 180 लीटर, तो यानी कितनी बार छान देगी, उसे कई बार छान देगी। तो कई बार छान देगी तो मतलब समझते हो कि 60 का एवरेज मान के चलो, तो कि 60 बार, ऐसे मोटा मोटा एवरेज मान लो, नहीं सॉरी 90 का एवरेज मान लो कि 90 बार यानी कि फिल्ट्रेशन कर देती है, 90 से 80 बार फिल्ट्रेशन कर देगी तुम्हारे ब्लड को। तो यानी कि ये मान के चलो कि आपके सजीव पदार्थ है उससे क्या करेगी, यूरिया को निकाल देगी, और फिर इसके बाद आप यूरिया को दूसरे माध्यम के द्वारा बाहर कर देते हैं। ठीक है, एक बार हम इसको वो कर लेते हैं, रिसाइकलिंग कर लेते हैं, कि इसी रिवीजन कर लेते हैं। तो हम रिवीजन में देखते हैं कि ब्लड कैसा होता है, हमारा प्राकृतिक कोलाइडल होता है। याद रखो, ब्लड कैसा होता है, हमारा प्राकृतिक कोलाइडल होता है। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि ये कैसा होता है, जो संयोजित ऊतक से मिलकर बनता है। तीसरा, इसका पीएच मान कितना होता है, मेरे साथ बोलोगे, इसका पीएच मान कितना होता है, 7.4 होता है, जिसे हम क्षार कहते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं भ्रूण में कहाँ बनता है, एम्ब्रियो की बात करते हैं, तो एम्ब्रियो में कहाँ बनता है, आपको एम्ब्रियो में देखा जाए तो आपका लीवर में बनता है। और जबकि वैक्स मनुष्य की बात करें तो वैक्स मनुष्य में कहाँ बनता है, आपके वैक्स मनुष्य में अस्थि मंजा यानी कि बोन मैरो में बनता है। इसके बाद हम सेकंड की बात करते हैं, सेकंड में कहाँ होता है, तो अब हम इसकी सेकंड पॉइंट पे आते हैं। सेकंड पॉइंट पे देखा है कि ये कहाँ होता है, ये कहाँ सब कुछ फॉर्मेशन होता है, तो आगे वो सॉरी ये कहाँ पे रहता है, तो पीलिया में। देखो सबसे ज़्यादा देखो जब पीलिया में होता है, और इसे हम पीलिया को किस नाम से जानते हैं, ब्लड बैंक के नाम से भी जानते हैं। हम इसे क्या जानते हैं, ब्लड बैंक के नाम से जानते हैं। इसे हम ग्रेवयार्ड भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे आरबीसी का भी कब्र होती है और यहाँ पे ब्लड की भी कब्र होती है, यहीं पे आके सब मरते हैं, तो यहाँ पे ग्रेवयार्ड भी कहते हैं। इसे कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, प्रेजेंट्स होता है। अब आपका कितना 200 ग्राम होता है। हीमोग्लोबिन पाया जाता है, मेल में कितना 14 ग्राम पाया जाता है, और फीमेल्स में कितना होता है 13 ग्राम होता है, प्रेजेंट होता है पर 100 में। ठीक है, इसमें और हीमोग्लोबिन क्या होता है, Fe यानी कि आयरन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, इसे हम Hb और Fe से भी दर्शाते हैं। और रक्त परिवहन की खोज किसने की थी, विलियम्स हॉर्वे ने की थी, विलियम्स हॉर्वे ने की थी। अब ब्लड के कार्य क्या होते हैं, ब्लड के कार्य ताप को नियंत्रण करना, पोषण पदार्थों का परिवहन करना, गैसों का एक्सचेंज करना, और सजीव पदार्थों का परिवहन करना। मैंने इसके बारे में सब कुछ डिटेल्स बता, ठीक है, समझ में आ गया, गुड लक। अब आप इसको नोट डाउन करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी।